Okay, so in the last lecture, we were discussing about naive-Bayes classification algorithm. And with that, we have gone through different terminologies like posterior probability, right? And the pre-probability. So with that, we got to know that how to calculate the posterior probability with respect to that pre or prior probability. Okay, so we have gone through this formula. Then we have seen that the what is actually probability, how you will calculate probability, how you will calculate posterior probability, prior probability. Okay, and you have seen about like what the distribution, posterior distribution. These things we have discussed in the last lecture, right? So the last lecture was a very important one, of course, and today I will continue with that, with the same topic, that is our naive-Bayes theorem. So the next thing is that how naive-Bayes algorithm works. naive-Bayes algorithm कैसे काम करता है, ठीक है? Let's understand it using an example. We have a training data set of weather, corresponding target variable play, transition possibilities of playing. Now we need to classify whether players will play or not based on the weather conditions. अभी हम क्या करेंगे, ये जो नेप बेस्ड एल्गोरिथम है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहां पे कुछ वेदर कंडीशंस रहेगा और अकॉर्डिंगली विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेदर कंडीशन क्या आप खेल पाएंगे या नहीं। आगे समझ में? तो इसके लिए हम कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो Yes, करेंगे। sir. विल फॉलो या we will follow few steps. Step 1, convert the dataset into a frequency table. Step 2, create likelihood table by finding the probabilities like overcast probability 0.29 and probability of playing is 0.64. Step 3, now use naive-Bayes equation to calculate the posterior probability for each class, and the class with highest posterior probability will be the outcome of the prediction. अब हम 3 स्टेप में ये चीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि नेप बेस्ड एल्गोरिथम के जरिए कैसे ये आउटकम प्रेडिक्ट करेंगे कि आप खेल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या किया, इस डेटा सेट को फ्रीक्वेंसी टेबल में ब्रेक किया, कन्वर्ट किया। अब क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल, आई विल शो इट टू यू। उसके बाद आप लाइक्लीहुड टेबल कैलकुलेट करोगे और उसमें कुछ नहीं, आप प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करोगे। देन नेक्स्ट आप इस नैव-बेस इक्वेशन को यूज करते हुए आप क्या कैलकुलेट करोगे, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी क्लास। और जिस क्लास का पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, इसका मतलब वो होने का चांसेस ज्यादा है, तो वो क्या होगा हमारे लिए आउटकम ऑफ द प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, नाउ यू सी, क्या ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में जो कुछ डेटा मैंने रखा है? इफ इट इज विजिबल टू यू, देन यू टेक ए स्क्रीनशॉट। यस और नो, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I suppose that you have already taken the screenshot. अब इसको अच्छे से देखिए कि क्या है, वेदर है और प्ले है। प्ले मतलब क्या आप खेलने जाओगे या खेलने नहीं जाओगे, मतलब इसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। अब वेदर में आप खुद ही कंसीडर करो, सपोज कुछ गेम्स के लिए, सपोज फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तो हमें आप जिन्होंने खेला है, जैसे मैंने खेला, आप लोगों ने भी खेला है, तो आपको पता होगा कि रेनी सीजन में वी कैन प्ले इट बेटर, राइट। तो इसी तरह कुछ गेम के बारे में और उसके रेस्पेक्टिव कुछ वेदर कंडीशन के बारे में हमने यहाँ पे बताया है, और विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्या हम खेलने जा सकते हैं या नहीं। लाइक वेदर, सनी, ठीक है, सनी के रेस्पेक्टिव क्या है, प्ले, नो। इफ द वेदर इज सनी, वेदर कंडीशन इज सनी, देन प्ले इज नो, नहीं खेलोगे मतलब, ठीक है। देन इफ ओवरकास्ट, यस, रेनी, यस, सनी,
समटाइम्स इट यू विल फाइंड यस ऑल्सो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि हर एक सीजन में हर एक वेदर कंडीशन में आप नहीं खेलने जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग नहीं खेलने जा रहे हैं, राइट। कुछ कुछ टाइम पे आप सानी के एटमोस्फेयर में भी आप खेलने जा रहे हो और कुछ कुछ में नहीं जा रहे हो, बट ओवरऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स with respect to that sunny weather condition you go for playing and how many times you do not play। ठीक है, तो इसी तरह ये पूरा टेबल में आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसमें देख लिया आपको ओवरकास्ट, रेनी, सनी, ओवरकास्ट, इसी तरह सबका एक एक वैल्यू है। अब मैं आऊंगा फ्रीक्वेंसी टेबल में, मतलब इसके नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, आप देखो वेदर कंडीशन नो और यस, ओवरकास्ट में हमें नो नहीं मिल रहा है, सारे के सारे हमें क्या मिल रहे हैं, सपोज यस मिल रहा है, तो ओवरकास्ट का रेस्पेक्टिव यस क्या होगा, 4। सिमिलरली रेनी में, सपोज रेनी में हमें क्या मिला है, 3। इसका मतलब 3 बार आप खेलने नहीं गए हो, सपोज 1 दिस रेनी नो, दिस रेनी नो, ओके, दिस रेनी नो, मतलब 3 बार ऐसा हुआ है कि रेनी कंडीशन में आप खेलने नहीं गए और 2 बार ऐसा हुआ कि रेनी कंडीशन में आप गए हो। सिमिलरली सनी, नो इज 2, यस इज 3। अब इसका ओवरऑल क्या हुआ, व्हाट विल बी द टोटल, व्हेन मींस नो कितना मिल रहा है हमें, 5, 3 + 2 5, देन यस हाउ मेनी टाइम्स, 9, 4 + 2 + 3 9। So this is the frequency table. What actually we are doing in the frequency table, we try to calculate the number of times yes or no appearing with respect to that particular weather condition. क्या ये समझ में आ गया आपको फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? हाँ सर समझ गया। ठीक है, अभी मैं आता हूँ लाइक्लीहुड टेबल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, लाइक्लीहुड टेबल मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। सो आप फिर से आते हैं हम वेदर यस और नो, उसके बाद आप देखोगे ओवरकास्ट में हमें क्या कितना मिला, यस 4 मिला है, रेनी ये जो है सेम टू सेम 3 2, ये ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल देखा है। आप इसका लाइक्लीहुड कंसीडर करेंगे हम। सो ये जो ओवरकास्ट है, ओवरऑल आपका 14 अपीयरेंस, इसमें कितना है, 14 है टोटल, तो 14 में से कितना आ रहा है, यस 4। सो 4/14, क्योंकि 14 टोटल नंबर, राइट, और कितने टाइम ये ओवरकास्ट आ रहा है आपका, से 4, राइट। सो 4/14 हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज द 0.29। सिमिलरली फॉर रेनी, 3 + 2 5, 5 बार ये अपीयर हो रहा है, चाहे ये नो हो या यस हो, बट रेनी तो 5 बार आ रहा है ना, तो इसीलिए 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 14। तो ओवरऑल आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया 0.36। लाइकली आपको सानी के लिए मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 14, ठीक, 0.36। अब क्या हो गया, ऑल में आप देखोगे तो नो ओवरऑल कितने आ रहे हैं, 5 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, 5 बार नो आ रहा है। कितने नंबर ऑफ ये अपीयरेंस था, 14, 5/14 0.36। इसी तरह यस हमें कितने बार मिला, 9 बार मिला, ओवरऑल टोटल यस इज 9। 9/14 is the probability of appearing yes in that particular data set, that is 0.64. So this is the likelihood table. तो क्या ये likelihood table, have you got it? आपको समझ में आ गया? Yes sir. Very good. So Yes you sir. got it frequency table, you got it likelihood table from the data set that has been given to us. ठीक है? Now next we come to the problem. Say players will play if weather is sunny. Is this statement correct? मैंने एक प्रॉब्लम दिया आपको, अगर सनी वेदर रहेगा क्या प्लेयर खेलेंगे या नहीं। आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है, जैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या कंडीशन है यहाँ पे ये देखना है, यस और नो, ठीक है। सनी कंडीशन के रेस्पेक्ट पे यस का वैल्यू कितना है,
तो P yes Sunny is equal to P Sunny yes क्रॉस P yes डिवाइडेड बाय P Sunny, मतलब जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है सानी के लिए यस का, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है कि कितने सानी होने के कारण यस मिला था हमें, और अपने आप में इंडिविजुअली पी कितने बार अपीयर हुआ था उस यस, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू यस कितने बार अपीयर हुआ था उस डाटा सेट में, ओवरऑल डिवाइडेड बाय पी सानी, मतलब सानी कितने बार अपीयर हो रहा है, जो हमने अभी अभी लाइक्लीहुड टेबल में कैलकुलेट कर लिया था। सानी के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, यस के लिए भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था। और जो ये इक्वेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, that is the naive Bayes equation that I have explained it in the last class. That is what? Trying to calculate the posterior probability with the help of prior probability. Again, once more, you try to recall the equation, that is PCX is equal to PXC into PC divided by PX, where PCX is the posterior probability, PXC is the prior probability, and ये जो चीज हैं ये अपने आप में एक एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी इस वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसके जरिए कैलकुलेट करेंगे। लेट्स कैलकुलेट इट। आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच के लिखो, ताकि ये आप घर में भी एक बार करके देखोगे, तभी ये पूरा क्लियर होगा। हालांकि मैं यहाँ बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। P सानी यस, ठीक है, 3/9 मैं कैसे ले रहा हूँ 3/9? कोई बता सकते? कैन यू टेल मी दैट व्हाई आई एम टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सानी विथ रेस्पेक्ट टू यस एज 3/9? जस्ट ट्राई। हाँ सर, सानी यस का 3 है इसीलिए 3 लिया, और उसके बाद टोटल नंबर 14 है इसीलिए 4। वहाँ पे यस में टोटल नंबर यस है नो। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने कहा सानी का कितना है 3, राइट। ओवरऑल यस कितना है हमारे पास 9। यस कितने बार अपीयर हो रहा है आपका 9, और उसमें से सानी कितने बार यस हुआ है 3 बार। तो हम जब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि सानी विथ रेस्पेक्ट टू यस, मतलब सानी आपने देखा 3 बार हो रहा है 3 यस, और यस ओवरऑल पूरा डाटा सेट में 9 बार हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है हमारे पास अकरिंग हुआ है यस 9, और ये कहाँ कितने बार ये सानी हो रहा है उसके रेस्पेक्ट पे 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गया समझ में? जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है हमें मिल जाएगा P सानी यस इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 0.33। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ में आ गया, तभी मैं इसमें आऊंगा। बताओ ये पूरा क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट किया मैंने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Okay, good. So next to Sua, P सानी। आप दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो सानी कितने बार है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। सानी यस और नो मिला के, दोनों मिला के हमारे पास है 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा सेट में कितना पॉइंट्स है 14। So 5 divided by 14 will give you the probability of occurring Sani in that data set, right? That is 5 by 14 is equal to 0.36. अब ये समझ में आ गया? ठीक है, तो PES क्या होगा? Thank you for giving the response. So PES is equal to, yes, आप देखो yes यहाँ पे कितना आ रहा है, तो सब मिला के 9 है, और डाटा पॉइंट्स ऑब्वियसली 14 है, so 9 by 14। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सभी का वैल्यू आपको अभी पता लग गया। यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स दैट आई एम रीडिंग हियर, आई एम राइटिंग हियर। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या है 0.33, यस का वैल्यू कितना है 0.64, दैट इज 0.33 into 0.64, then overall divided by P सानी we got the value as 0.36, राइट? ये मिल गया आपको। तो ये जब कोई कैलकुलेट करके देखो कितना मिल रहा है 0.60। ये मिला आप लोगों को? आई होप यू हैव गॉट दिस। सो 0.60 है, ठीक है। अब ये जो 0.60 है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ 60%? आई कैन टेल इट एज ए 60%। यस और नो? ठीक है कि नहीं? हाँ यस सर। Yes, sir.
ठीक है, जब ये 60% मुझे मिला, इसका मतलब क्या है, चांसेस 50% से ज्यादा है, राइट? यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 60%, सो दिस मीन्स दिस इज a higher probability, and if this is a higher probability, this means what? You will go for playing because you have got the probability of yes with respect to Sunny as 60%, which is a higher probability, so you go for play when the condition is, weather condition is sunny. Have you got it or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now a question for you that you will try to solve. And you will comment it. A आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था ना? अभी आप क्या कैलकुलेट करोगे? Players will play if weather is overcast. Means I mean to say क्या प्लेयर्स खेलेंगे जब वेदर का कंडीशन ओवरकास्ट होगा? इसका मतलब ये है you need to find out whether players will play if weather is overcast. ये कैलकुलेट करोगे और ये मुझे बताओगे using the net-based equation, net-based classification algorithm. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? Have you got your question? हाँ सर, आगे। प्लीज ट्राई इट इंडिविजुअली, ठीक है? इंडिविजुअली करके देखोगे तो मजा आएगा, आपको वैल्यू पता समझ में आ जाएगा, तो ये बाद में जाके आप इक्वेशन यूज भी कर पाओगे, ठीक है? आप कोई भी वेदर प्रेडिक्शन हो गया या इस टाइप का क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो. So net based uses a similar method to predict the probability of different cars based on various attributes, and टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी हम ये इसको यूज करते हैं क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मल्टीपल क्लासेस का प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम ये यूज करते हैं. Now let's see what are the pros and cons of the net base. हम अब ये देखेंगे कि net base का क्या pros है. pros का मतलब advantages, cons का मतलब disadvantages, मतलब क्या कमी है इसमें, ठीक है? So pros, let's come to the pros. It is easy and fast to predict class of test data set. It also perform well in multi-class prediction. हमने देख लिया कि मल्टीपल क्लासेस भी होगा तो हम टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, तो ये इसका बेनिफिट है. Second, when assumption of independence hold, a net-based classifier performs better compared to other models like logistic regression, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, and you need less training data. इसका तो ये अपने आप में एडवांटेजेस ही हैं, जो मैंने पहले फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जब इंडिविजुअली वो आपके पास इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, जैसे आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, तो इससे आपका आसान हो जाएगा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में, राइट? सो इंडिपेंडेंस जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए नेट बेस सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब कंपेयर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन. Now it perform well in case of categorical input variables compared to numerical variables. For numerical variable, normal distribution is assumed. So आपने अभी देखा मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नो, yes, yes, yes. These are some categories I am considering. I am not considering some numerical values. So with that condition, this algorithm performs better. So this you may consider as pros. Now cons. If categorical variable has a category that is in a test data set which was not observed in the training data set, then model will assign a zero probability and will be unable to make a prediction, and this problem will be known as zero frequency. To solve this, we can use the smoothing technique. One of the simplest smoothing technique is the Laplace estimation. अब क्या होगा, कुछ ट्रेनिंग डाटा सेट में आपने क्या किया, कोई एक ऐसा रह गया वेरिएबल जिसका आपने कैटेगरी असाइन नहीं किया, जैसे आपने ओवरकास्ट के लिए यस असाइन किया था, उसी तरह कोई एक कैटेगरी वेरिएबल का कैटेगरी आपने असाइन नहीं किया, तो क्या होगा, जब आप उस इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करने जाओगे आपको तो प्रोबेबिलिटी मिलेगा ही नहीं. वो अगर एक बार भी अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब कितने बार अपीयर हो रहा है, 0 बार. तो 0 बार अपीयर होगा तो मतलब उसका प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा 0, और उससे पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी.
और इसको हम स्मूथिंग टेक्निक के जरिए इसको मतलब इसमें वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। और ऐसा एक टेक्निक है लैपलेस एस्टिमेशन। लैपलेस एस्टिमेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर जो वेरिएबल का कैटेगरी आपने मिस किया था ट्रेनिंग डेटा सेट में, वो आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो zero frequency is a very important thing that you have to know. Then on the other side, Naive Bayes is also known as a bad estimator, so the probability outputs from predict are not to be taken to. कभी कभी हम क्या करते हैं, पूरा ये सारे चीज प्रायर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपने देखा पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी को ले रहे हैं साथ, और साथ में इंडिविजुअल वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। जब उनका वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, कोई रॉन्ग इनपुट आप दे रहे हो, सपोज उस प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ओवरऑल पूरा प्रेडिक्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट। हालांकि ये सब बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर कुछ वेरिएबल का आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त गलत कर दिया, तो ओवरऑल यू विल गेट द रॉन्ग एस्टिमेशन that can also be considered as the disadvantage or cons of this algorithm. Now, another limitation of Naive Bayes is the assumption of the independent predictor. In real life, it is almost impossible that we get a set of predictors which are completely independent. So मैंने आपको बताया था कि इसका मेन एडवांटेज कब होता है, जब हम इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर रहे हैं। जैसे सानी को इंडिपेंडेंटली कंसीडर किया, ओवरकॉस्ट को इंडिपेंडेंटली कंसीडर किया, बट रियल लाइफ में ये सब कभी कभी क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, एक बार खुद होके सोच के देखना, खुद एक प्लेग्राउंड में कंसीडर करना, अपने आप को इमेजिन करना, वहां पे ऐसा कंडीशन ले लो जहां पे बारिश भी हो रहा है, साथ में पानी भी एटमॉस्फेयर है, हो सकता है कि नहीं, तब ये इमेजिन करके देखना क्या तब उस वैल्यू क्या लोगे आप उस समय पे, राइट। So this sometimes you may find difficult to get completely independent predictor. Okay, so these are the pros and cons of Naive Bayes algorithm. I hope these are clear to you. Yes, sir. Okay, so if we talk about the applications of Naive Bayes algorithm, you will find its application in real time prediction. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डेटा सेट ज़्यादा रहेगा तब आप इसको यूज़ करोगे रियल टाइम केस में। जैसे मैंने अभी वेदर प्रेडिक्शन में बताया आपको, ठीक है, ये इवन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टी क्लास प्रेडिक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। मल्टी क्लास में आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, स्पैम फिल्टरिंग भी आप कर सकते हो, सेंटीमेंट इवेंट आप सारे चीज इसके जरिए कर सकते हो। यू कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। स्पैम फिल्टरिंग करके देखना, अभी तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन का लेक्चर है। सो इस क्लास के दौरान, इस पूरा ओवरऑल कोर्स के दौरान आपको 2-3 प्रैक्टिकल के थ्रू जाना पड़ेगा। उसमें से एक वन you can consider as spam filtering also. Okay, then those who are doing some sentiment analysis, they can also apply Naive Bayes algorithm. Then you can also go for designing some recommendation system. So overall, you can perform a lot with the help of this Naive Bayes algorithm. तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। ठीक है, Are you getting me? So Yes, sir. आ गया समझ में? Now we will try to go through some practical. Practical means the application or implementation of this algorithm in our using the Python language. If this will open, then I will show you. How many of you have already installed Anaconda? अभी आप कितने लोगों ने Anaconda इंस्टॉल कर लिया? मैंने तो पहले क्लास में बोल दिया था इंस्टॉल करने को, बताओ। Jupyter notebook আছে। Yes, voice is breaking actually. Jupyter notebook से इंस्टॉल किया सर, वो वहाँ पे करता है सर। Jupyter में कर रहे हो, but I will suggest that go to the Spider. Can you tell me the difference between the Spider and Jupyter? ठीक है, कोई बात नहीं सर। डिफरेंट आइडिया में डिफरेंट वो होता है ना सर, वो Django में जब सपोज वेब एप्लीकेशन वो लोग के लिए, और Jupyter नोटबुक और सर कोलैब है सर, उसके लिए मशीन लर्निंग के लिए सर होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग है, डिफरेंट EDA यूज करता है जैसे।
उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद फिटिंग के लिए, तो ऐसे स्टेप करने से अच्छा से समझ जाता है। इसीलिए से सर यूज किया, मतलब वो भी सेम है, मतलब वहाँ पे होता है सर जुपिटर। अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट एक्चुअली आप जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन से डील कर रहे हो, देन आई कैन से दैट जुपिटर इज ओके, गुड, बट इन माय केस आई विल सजेस्ट दैट गो टू द स्पाइडर। ठीक है, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि इफ यू आर डूइंग सम मशीन लर्निंग वर्क्स और सम आई कैन से दैट कंप्यूटर विजन वर्क्स, देन go to the spider because it has more flexibility than the Jupyter one. Okay, ठीक है, spider आप अभी से spider करोगे, इस क्लास का जो भी ये रहेगा, please try to consider spider. Otherwise everything is same, but still you will find the difference when you will do the practicals. ठीक है, is this clear? So those who have not installed it, please install it. आज ही सभी लोग इंस्टॉल कर लेंगे, जितने भी मतलब आप लोगों में से बाकी हैं जितने इंस्टॉल नहीं किया है, सभी जन आप लोग इंस्टॉल कर लोगे ये। आई वांट टू हियर द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, यस और नो, कर लोगे आज? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 3 रेस्पॉन्स मिला, बाकी कितने जन हैं? अंकित, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव इन दिस क्लास? Yes, sir. I think 31 students are there. I want yes at a single time at this means at once from all the 30 students. 30 students से मुझे रेस्पॉन्स चाहिए yes के सभी लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर लोगे, तुरंत बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's see how to build a enables model. Okay, and we'll implement it in the Python. So let's see how to do that. Takes times to open. Okay. So we have some libraries that we use in our machine learning or pattern recognition techniques to get it implemented, and one among them is Scikit. सब लोग ध्यान देना, ठीक है? ये Scikit जो लाइब्रेरी है, Scikit Learn पाइथन लाइब्रेरी है, इसके जरिए हम बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन अप्रोचेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर आवर नेट बेस्ड मॉडल also we'll use this library. Now actually under this Scikit library we have 3 types of net based model. 3 टाइप के net based model हैं हमारे पास. One is Gaussian, and there is multinomial, and the next one is Bernoulli. Gaussian is used in classification and assume that features follow a normal distribution. हम maximum time किसको कंसीडर करेंगे? ये गॉसियन को कंसीडर करेंगे, याद रखना, इसको टिक लगा लेना, ठीक है? Multinomial is used for discrete counts. For example, let's say we have a text classification problem. Then we can consider Bernoulli trials, which is one step further, and instead of word occurring in the document, so we have to count how often words occur in the open. So this type of problem, we use multinomial, that is text classification problem. Then Bernoulli, the binomial model that is useful if your feature vectors are binary. One such application will be, say, in the case of text classification backup words model, where ones and zeros are words count in the document and word does not occur in the document. हम अगर ऐसे ले रहे हैं कि one मतलब
word occurs in the document, and no zero matlab word that does not occur in the document. In such cases, we will go for Bernoulli. But I suggest that in maximum cases, and we actually go for Gaussian model. And in our example that I'll show you, in that cases also, I'll use Gaussian. अब ये आपको दिखाई दे रहा है. Have you seen this now? अगर इसको दिखाई दे रहा है तो टेक ए स्क्रीनशॉट. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसका हर एक लाइन आप क्या करोगे, स्पाइडर आईडी खोल के हर एक लाइन को लिखोगे, एग्जीक्यूट करके देखोगे, उसके बाद मुझे बताओगे कि जो ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं एक्चुअली व्हाट वी ट्राई टू प्रेडिक्ट. क्योंकि मैं अभी अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया था वेदर कंडीशंस के रेस्पेक्ट पे कि प्ले और नॉट प्ले. अब ये जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे पाइथन में आप क्या कर रहे हो, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. इंपोर्ट लाइब्रेरी फॉर गॉसियन नेबर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम sklearn जहाँ पे आपका नेम बेस है, और किस टाइप का नेम बेस हमें चाहिए, गॉसियन. ओके, फ्रॉम sklearn.namebase import गॉसियन एनबी. ये जो गॉसियन एनबी दिख रहा है ना, इसके जरिए हम क्या करेंगे, ये नेम बेस का गॉसियन मॉडल बनाएंगे. पहला लाइन ठीक है. नेक्स्ट, इंपोर्ट नाम्पी एज एन एनपी. नाम्पी हम तब यूज करते हैं जब इस टाइप का कुछ एरे बेस्ड कैलकुलेशन हो. आई होप यू ऑल नो दैट व्हाट इज एरे. एरे में कैसे डाटा रखते हैं और एरे का मैनिपुलेशन जैसे करोगे, वो सारे चीजों के लिए आप नाम्पी यूज करोगे. आप मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पाइथन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तब भी आप ये कर सकते हो. क्योंकि मैं ये पूरा एक एक लाइन आपको बताते जा रहा हूँ. देखो, फ्रॉम sklearn.namebase import गॉसियन एनबी, इसके जरिए हमने इसको इंपोर्ट किया. आप इंपोर्ट नाम्पी एस एनपी, इसका मतलब ये है इस नाम्पी का एक इंस्टेंस आपने कंसीडर किया है, वो है क्या, एनपी. ओके, माय पाइथन इज स्पाइडर इज स्टार्टिंग, इट टेक्स टाइम गाइस. ओके, सो कोई बात नहीं. मुझे बताओ अभी तक समझ में आ रहा है ना जो भी समझा रहा हूं मैं? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, Yes, वेरी sir. गुड. Yes, sir. अब मैं कुछ डाटा पॉइंट्स लूंगा, क्योंकि मैंने तो नाम्पी लेके ही रखा हूँ, नाम्पी का इंस्टेंस एनपी. आप ऐसा नहीं है कि मैं एनपी लिखा हूँ तो आप भी एनपी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो. इंपोर्ट नाम्पी एस np2 np3 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. इट doesn't matter. Now you need to assign the predictor and target variables. अब हमारे केस में देखो, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, -37 15 12 -20 23 -40. ये क्या है, और एनपी एरे जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 333 433. ये आपके लिए आज होमवर्क ये है कि इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे. ये मैं बता नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है. अगर आप एक बार इस डेटा को एनालिसिस करोगे देन इट विल बी वेरी मींस क्लियर टू यू, ठीक है. बस ये बता रहा हूँ कि इस एक्स एंड वाई में मैं ये वेरिएबल्स को रख रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, गॉसियन क्लासिफायर जो नई है उसको बनाना है, जो मैंने इंपोर्ट करके रखा है, क्या, गॉसियन एनबी. नाउ जस्ट टेक के वेरिएबल मॉडल एंड असाइन इट. अब क्या हो गया, ये मॉडल में गॉसियन एनबी मैंने असाइन किया, तो ऑटोमेटिकली दिस मॉडल विल बी ए गॉसियन क्लासिफायर. इसका मतलब है आपने नेम बेस्ड जो क्लासिफायर है अभी बना ही लिया. अब नेक्स्ट काम क्या होगा, आपको सिर्फ डेटा फीड करना पड़ेगा. डेटा फीड कहां से करोगे, जो एक्स एंड वाई में आपने वैल्यूज रखा है, ठीक है. और उसके लिए हमारे पास फंक्शन है फिट एक्स वाई, मॉडल डॉट फिट एक्स वाई. ये डॉट के बारे में बताने की जरूरत नहीं. डॉट इज नोन एज व्हाट, मेंबरशिप ऑपरेटर. इसके बाद जो हम लिखते हैं मॉडल डॉट, मतलब मॉडल में इसे बिलोंग करते हैं, ठीक है. मॉडल डॉट फिट एक्स वाई मीन्स आपने एक्स और वाई इन दोनों एरे का वैल्यू उस मॉडल में फिट कर दिया. मॉडल में फिट कर दिया मतलब इस गॉसियन क्लासिफायर जो आपने बनाया उसमें अभी आपने डेटा इनपुट कर दिया. नाउ यू नीड टू डू द व्हाट, ओनली predict the output. So for that let's take a variable predicted, क्योंकि ये पाइथन है, आपको पता है कि यहाँ पे टाइप आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तो predicted मॉडल डॉट प्रेडिक्ट. आप प्रेडिक्ट के अंदर में क्या प्रेडिक्ट करना चाहता है, 1 2 3 4. अभी यही आपको देखना है कि ये 1 2 3 4 क्यों लिख रहा हूँ. क्या इसका मतलब ये है कि 1 2 और 3 4 एक साथ कितने बार अपीयरेंस हो रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट,
ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करके मुझे बताओगे कि क्या है ये चीज, देन प्रिंट प्रेडिक्टेड यू विल गेट सम वैल्यू. Now I think, I hope that every line of this program is clear to you. Can I Yes, sir. show? Yes, yes. Okay. I heard one yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So ये देखो आप, I have opened my spider. Is this visible to you or not? ये दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. तो यहाँ जैसे ये दिख रहा है ना, ये बटन जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन है. उसमें टाइप करके .py एक्सटेंशन रखोगे क्योंकि ये पाइथन फाइल है, ठीक है. और जो मैंने अभी एक एक लाइन आपको समझा दिया कि फ्रॉम sklearn इंपोर्ट कर रहे हो, नाम भी इंपोर्ट कर रहे हो, ये दोनों एरे बनाया x एंड y. उसके बाद ये गॉसियन क्लासिफायर मॉडल, मतलब गॉसियन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बनाया आपने, मॉडल बनाया, उसको मॉडल में असाइन किया, आप उस मॉडल में डाटा फिट किया x एंड y, राइट. और उसके बाद क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हो, अपीयरेंस और ऑकरेंस ऑफ 1 2 एंड 3 4. देखना यहाँ पे 1 2 भी है, 3 4 भी, क्या है इसका वैल्यू आप निकालना चाहते हो, प्रिंट प्रेडिक्टेड. So let's run this program. ये इसको बोलते हैं कंसोल, ठीक है. कंसोल you have some get some value, ठीक है. Either you can run it line to line, means आप एक एक लाइन करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. जो इसके लिए सिंबल ये है, आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है. या तो पूरा प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो, उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा पहले फाइल को, देन रन. ओके, सो रनिंग द फाइल. दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको मिला है. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. क्या मिला? 3 4. गॉट इट और नॉट? यू हैव सीन दिस ना, ये दिखाई दे रहा है. तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, पहले इस प्रोग्राम को लिखोगे स्पाइडर में, और लिख के एग्जीक्यूट करके मुझे बताओगे कि इस प्रॉब्लम के जरिए जो गॉसियन क्लासिफायर मॉडल बनाया, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, राइट. सो ठीक है, तो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे. And what I have discussed today, I think all the concepts are clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Then have a good day. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.